तो आज का टॉपिक है आपका प्लांट हो सेकंड प्लांट हार्मोन है। नेम है जिबरेलिन भाई। ठीक है। तो जो जिबरेलिन है इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था जापान में। ठीक है। और जापान में एक उनके जो राइस के प्लांट हैं उन पे एक डिजीज स्प्रेड हुई थी जिसका नाम था बकाने डिजीज। और ये जो डिजीज के कारण क्या हुआ, उन प्लांट की जो हाइट है वो लगातार इंक्रीज कर रही थी। लेकिन बाद में जो सीड्स वो नहीं बने। और फिर बाद में जो साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो डिजीज है ये होती है एक फंगस की वजह से, और फंगस का नाम था जिब्रिला फिजिकुराई। इसके नाम पर ही ये जो फंगस है ये क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है। और उन केमिकल को जब आइसोलेट किया गया तो नाम उस केमिकल का नाम रखा इन्होंने जिब्रेलिन। ठीक है। तो जिब्रेलिन यानी कि डिजीज कोज्ड बाय ड्यू टू द केमिकल सीक्रेट बाय द फंगस एंड इन्फेक्ट द प्लांट। And initially, the three different gibberellin were isolated, name as GA1, GA2, GA3। तो ये जो तीन इनिशियल फॉर्म ऑफ जिबरेलिन है ये सबसे पहले आइसोलेट या फिर कह सकते हो डिस्कवर्ड की गई थी भाई। तो अगेन जो जिबरेलिन एक पूरी फैमिली है, जो जिबरेलिन है इसमें लगभग आप कह सकते हो लगभग 100+ आपको जो जिबरेलिन हो देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इनके अलग अलग जो फॉर्म है जिबरेलिन की आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो जिबरेलिन है ए लार्ज फैमिली ऑफ टेट्रासाइक्लिक डाइटरपाइन एसिड्स, ये इसका केमिकल नाम हो जाएगा जिब्रेलिन का, टेट्रासाइक्लिक डाइटरपाइन एसिड्स। और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है। आपने स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, आपने केवल जो नाम है केवल वही दिमाग में रखना है। ऑफ द जीए प्रेजेंट ओनली ए फ्यू बायोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि जितने भी जीए प्रेजेंट है, मैंने कहा GA1 से लेकर और लगभग आपको GA100 से भी ज्यादा आपको जीए के अलग अलग जो फॉर्म है देखने को मिल जाएंगी। उनमें से कुछ एक बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, बाकी इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है। तो ओनली फ्यू आर बायोलॉजिकली एक्टिव वाइल अदर एज ए फंक्शन एज ए प्रीकर्सर फॉर द प्रीकर्सर और एज ए इनएक्टिवेटेड फॉर्म। तो दूसरे जो हैं जो इनएक्टिव हैं वो या तो प्रीकर्सर का काम करते हैं या फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, मतलब प्लांट के लिए कुछ नहीं करते वो बेसिकली। यानी कि इनएक्टिव प्रीकर्सर का मतलब यहाँ पर ये होगा जो इनएक्टिव, मान लो फॉर एग्जाम्पल GA13 इनएक्टिव है। तो ये जो GA13 है ना ये क्या करेगा, ये प्रीकर्सर का काम करेगा, और जब प्लांट को जरूरत होगी ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GA3 के अंदर। तो 3 क्या है, एक्टिव फॉर्म है। तो इस तरीके से प्रीकर्सर का काम करते हैं। ठीक है। जीए इंड्यूस इलोंगेशन। तो जी मतलब जिबरेलिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जीए जो जिबरेलिन इंड्यूस इलोंगेशन यानी टालनेस ओनली इन द ड्वार्फ एंड रोसेट प्लांट पर, ये इसका मेन फीचर्स है या फिर फंक्शंस है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा धान होता है उसकी हाइट कितनी होती है, लगभग 3 फुट के आसपास। लेकिन जब आप जिबरेलिन की स्प्रे करते हो उसकी हाइट लगभग आप कह सकते हो 8 9 10 फीट भी हो गई थी, हमसे भी कई, हमसे लगभग डबल। ठीक है। तो जो जिबरेलिन है वो करता क्या है, वो जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं या फिर जो रोसेट प्लांट होते हैं, अगर आप जिबरेलिन की स्प्रे करते हो आपकी जो बंद गोभी होती है उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल, तो बंद गोभी का पेड़ बन जाएगा। बंद गोभी ऐसे गोला सा होता है, देखा होगा सभी ने, सब्जी काटते हो उसकी आप, अगर उसके ऊपर आप जिबरेलिन की स्प्रे कर देते हो ना तो उसके में पेड़ बन जाएगा उसके, और पत्ते ऐसे अलग अलग आपको दिखाई देंगे। बंद गोभी क्या होती है, गठी हुई होती है, उसमें आपने देखा बीच में डंडी सी होती है और बहुत सारे पत्ते उससे निकलते रहते हैं। अगर जिबरेलिन की स्प्रे उसके ऊपर आप कर देते हो तो उसका पेड़ बन जाता है, जैसे कि आपका आंवले का पेड़ होता है। ठीक है। तो मेनली जो जिबरेलिन है ये अपना काम करता है, फंक्शन करता है जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनके अंदर। अगर कोई प्लांट ऑलरेडी टोल है, ठीक है, उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा नहीं करेगा। मतलब जो ऑलरेडी टोल है, टोल का मतलब होता है जिसमें जो नोड और इंटरनोड की हाइट को ही बढ़ा देता है। ठीक है। तो जेनेटिकली टोल प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द जीए, तो जो ऑलरेडी टोल प्लांट है, ठीक है, जो मतलब बड़े प्लांट हैं उनके ऊपर आप जिबरेलिन डालोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको इसमें, जैसे कि आपने देखा होगा अंगूर, अंगूरों का जो गुच्छा होता है, अगर आप उसके ऊपर जिबरेलिन की स्प्रे कर देते हो तो गुच्छे की जो डंडी है वो बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, अंगूरों के बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने देखा होगा जो देसी अंगूर लगते हैं नॉर्मली आपके घर में, एज कम्पेयर टू जो मार्केट में आता है, तो मार्केट में आता है ना उसमें अंगूर बड़े दिखाई देंगे आपको, और साथ में उनके बीच में जो गैप है वो ज्यादा दिखाई देगा। क्योंकि अगर गैप कम होगा तो प्लांट गुच्छे में जो ग्रेप्स हैं वो गुच्छे में इकट्ठे रहेंगे।
इकट्ठे रहेंगे तो उनमें एयर हो पास नहीं होगी और फंगस बैक्टीरिया उनको जल्दी खराब कर देंगे। अगर जो गुच्छा है उसमें स्पेस ज्यादा है तो हवा पास होती रहेगी और वो जल्दी खराब भी नहीं होंगे। और अगर स्पेस ज्यादा है तो अंगूर को जो फ्रूट होता है उसको ग्रो करने के लिए स्पेस भी मिल जाएगा, इसलिए वो बड़े भी हो जाते हैं फिर। नेक्स्ट आते हैं जिबरेलिन की बायोसिंथेसिस पे, यानी कि इसको आप कैसे सिंथेसाइज करोगे। तो अगेन, सिंथेसाइज बाय ए ब्रांच ऑफ ट्रेपेनोइड पाथवे। तो एक ट्रेपेनोइड पाथवे है, उससे ये बनता है, यानी कि इसकी बायोसिंथेसिस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऐसे ऑक्सीजन की भी थी, वो भी मैंने लेक्चर में रिकॉर्ड कर रखी है, तो आप देख लेना। तो जिबरेलिन बायोसिंथेसिस ऑकर इन द थ्री मेन स्टेजेस। तो नंबर वन है, स्टेज वन, प्रोडक्शन ऑफ एंट क्यूरिन फ्रॉम जीए प्रीकर्सर पे। तो जो जीए प्रीकर्सर होगा उससे एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है ई एन टी क्यूरिन, और ये प्रोसेस होती है प्लास्टिड के अंदर। ठीक है। और इसका जो प्रीकर्सर होता है उसका नाम होता है जिरनाइल जिरनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है। अगर मैं इसका प्रीकर्सर, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपकी बुक में लिखा होगा, ये प्रीकर्सर होता है इसका जी जी पी पी, जिरनाइल जिरनाइल पायरोफॉस्फेट, इसका नई नेम है। ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, जो एंड क्यूरिन बनता है ये कन्वर्ट होगा Ga12 में एंड Ga53 में, और ये रिएक्शंस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये 53 और 12 है भाई, इनसे Ga12, इनकी फॉर्मेशन ऑफ अदर Ga फ्रॉम Ga12 एंड 53, इनकी जो 12 एंड 53 बने हैं इनसे Ga की और एक्टिव फॉर्म बनेगी, और ये रिएक्शंस होती हैं साइटोसोल में। तो मतलब आपने इसमें तीन जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनका नाम याद रखना है कि बायोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल। नंबर वन प्लास्टिड, नंबर टू ईआर एंड नंबर थर्ड साइटोसोल। क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पर भाई। तो फर्स्ट देखो, जो जीए प्रीकर्सर है, जीए प्रीकर्सर से क्या बनेगा, प्लास्टिड के अंदर रिएक्शंस हो रही है, जीए प्रीकर्सर से बनेगा आपका एंट क्यूरिन। ठीक है, प्लास्टिड के अंदर। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो एंट क्यूरिन है ये ईआर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, Ga12 में एंड Ga53 में। ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, Ga12 एंड Ga53 साइटोसोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे Ga9 में, Ga20 में, और उसके बाद फिर Ga4 में एंड Ga1 में। तो Ga4 एंड Ga1 क्या है, आर द बायोएक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन। ये दोनों बायोएक्टिव फॉर्म आपने लास्ट में यही तक बनाना है, आपने ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है। ये एंजाइम है फर्स्ट, यानी कि जो जी प्रीकर्सर क्या था हमारा, Gg-PP, जिरनाइल जिरनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है। तो ये जो प्रीकर्सर है ये कन्वर्ट होगा एंजाइम एंट क्यूरिन सिंथेटेज एंजाइम की मदद से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंट क्यूरिन के अंदर। क्लियर है। सेकंड स्टेप में आपने, और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, प्लास्टिड के अंदर हो रही है। क्लियर है। अम, आपकी लैब नहीं लगेगी, जाओ। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या आपने बताना है कि जो एंट क्योरिन है ये एंटर करेगा किसमें, ईआर में भाई। ठीक है। ईआर में एंटर करने के बाद एंजाइम होगा हमारा साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज, ये पूरा एंजाइम का नाम है। इस एंजाइम की मदद से जो एंट क्योरिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा जिबरेलिन की दो इनएक्टिव फॉर्म में। उन इनएक्टिव का नाम है Ga12 एंड Ga53। उसके बाद जो Ga12 एंड Ga53 है वो एंटर करेंगे साइटोप्लाज्म में, ईआर से बाहर निकल आएंगे। साइटोप्लाज्म में आने के बाद Ga20 ऑक्सीडेज, ये एंजाइम का नाम है, ये कन्वर्ट कर देगा Ga12 को Ga9 में और Ga53 को Ga20 में। उसके बाद जिब्रेलिन 3 ऑक्सीडेज, ये दूसरा एंजाइम है, ये कन्वर्ट करेगा Ga9 को Ga4 में और Ga20 को Ga1 के अंदर। और यहां तक ये बनते ही क्या हो जाएंगे हमारे पास, दे आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन। ठीक है। तो आपने ये जो पाथवे है ये एग्जाम में लिख के आना है, अगर उसकी बायोसिंथेसिस पूछता है तो बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन, तो जी 19 कार्बन जिब्रेलिन एंड 20 कार्बन जिब्रेलिन। तो जो 19 कार्बन जिब्रेलिन होता है इट इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, और इसको छोड़ दो आप। नेक्स्ट आते हैं इसमें फंक्शंस। तो जो फंक्शंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। आपसे एग्जाम में ज्यादातर फंक्शंस ही पूछे जाते हैं कि जिब्रेलिन करता क्या है। तो अगेन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा स्टिमुलेट द स्टेम इलोंगेशन एंड
बाय स्टिमुलेटिंग द सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। तो मैंने बताया था कि प्लांट की हाइट को बढ़ा देता है, स्टेम की हाइट को बढ़ा देता है। हाइट को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, सेल डिवीजन को करेगा और सेल को इलोंगेट करेगा। समझ गए? उसके बाद सेकंड, स्टिमुलेट द फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स टू द लॉन्ग डे भाई। तो जो लॉन्ग डे होता है, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, उनमें फ्लावरिंग को भी स्टिमुलेट करता है। थर्ड बता दिया, ब्रेक द सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी आपकी था चैप्टर पिछली बार, ठीक है। तो सीड डोरमेंसी क्या होता है, अगर सीड डोरमेंट है तो वो उगेंगे नहीं। तो अगर जिबरेलिन है वहां पर, एक्टिव फॉर्म है जिबरेलिन की, तो ये क्या करेगा, उन सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा और सीड को जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। नंबर फोर्थ है, तो सी डोरमेंसी को ब्रेक करेगा बाय स्टिमुलेटिंग द अल्फा माइलेज इन द जर्मिनेटिंग सीरियल्स ग्रेन्स भाई। यहां पर क्या बनाता है सीड के अंदर, मैंने बताया था कि जो आपकी एंडोस्पर्म होती है सीड में, एंडोस्पर्म में स्टार्च वगैरह इकट्ठा होता है, स्टोर रहता है। वहां पर स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, अल्फा अमाइलेज एंजाइम बनाता है कौन, आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या बनाएगा, अल्फा माइलेज एंजाइम बनाएगा। और ये जो अल्फा माइलेज एंजाइम है, ये स्टार्च जो सीड के एंडोस्पर्म में सेव रहता है, उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो सोल्यूबल फॉर्म में स्टार्च है, इसको जो सीड में एम्ब्रो होता है वो अब्जॉर्ब करेगा और सीड जर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नंबर 5 हमारा, इंड्यूस द मेलनेस इन द डायोसियस फ्लावर। तो जो डायोसियस फ्लावर होते हैं उनमें मेल प्लांट को प्रमोट करता है, यानी कि मेल फ्लावर ज्यादा बनाएगा ये। ठीक है। कोज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट। तो जो पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट होते हैं जिनमें सीड नहीं बनते हैं। तो जैसे कि मैंने अंगूर वाला एग्जांपल बताया था, अंगूरों में भी जो आजकल अंगूर आते हैं उनमें सीड नहीं होते हैं। अगर आपके घर पे अंगूर लगा हुआ तो आपने देखा होगा उसमें छोटा सा दाना बन जाता है, बीज बीज बन जाता है, ठीक है, जो चबाने में भी दिक्कत होती है। लेकिन आजकल जो मार्केट में अंगूर मिलते हैं आपको, वो बड़े मिलते हैं साइज में और उनमें सीड नहीं होता है। तो ऐसे फ्रूट जिनमें सीड नहीं बनता है उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद पे डिले द सेनेसेंस इन द लीफ एंड सिट्रस फ्रूट्स भी। तो यानी कि जो सेनेसेंस है, यानी कि सेनेसेंस मतलब प्लांट का ओल्ड होना और फिर उसका मरने की जो स्टेज होती है, ठीक है, उस स्टेज को ये लीफ में रोकता है। यानी जब तक जिबरेलिन एक्टिव रहेगा लीफ में, उस लीफ को ये नीचे नहीं गिरने देगा, येलो नहीं होने देगा, उसको ग्रीन रखेगा ये। अब ये जो पॉइंट्स थे, इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा एलोबरेट करते हैं। तो नंबर 1 था हमारा, स्टेम इलोंगेशन को बढ़ाता ही, स्टेम की हाइट को बढ़ाता है। तो जिबरेलिन इंड्यूस इंटरनोड इलोंगेशन इन द ड्वार्फ एंड ड्रोसिड प्लांट। जिबरेलिन टारगेट मेनली द इंटरकैरली मेरिस्टेम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी जो जिबरेलिन होता है ये इंटरकैरली मेरिस्टेम को मेनली टारगेट करता है टू इंड्यूस द स्टेम इलोंगेशन भाई। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैरली। ठीक है। एपिकल आपको प्लांट की टिप के ऊपर मिलेंगे, उनको एपिकल बोलते हैं। ठीक है। लेटरल जो होंगे ये आपको साइड में मिलते हैं इस तरीके से। और इंटरकैलरी ज्यादातर आपको मिलते हैं नोड रीजन पर, जहां पर गांठ होती है उसके आसपास आपको इंटरकैलरी मिलते हैं। तो ये जो जिबरेलिन है ये मेनली इंटरकैलरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, इनको स्टिमुलेट कर देता है। तो जब ये स्टिमुलेट होंगे तो जो इंटरनोड है, जो गांठ होती है, उसकी हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और उसकी हाइट अगर बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, उस प्लांट की हाइट बढ़ेगी। नोड कह रहे हो, नोड मतलब गांठ, मतलब नोड की बात कर रहे हैं। तो जिबरेलिन इंड्यूस स्टेम इलोंगेशन बाई ओनली अफेक्टिंग द सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी बट नॉट अफेक्टिंग द ऑस्मोटिक पैरामीटर ऑफ द सेल। यानी कि विदाउट एसिडिफिकेशन, जो ऑक्सीजन होता है ना, वो क्या करता है, फर्स्ट प्लांट हार्मोन, वो एसिडिफिकेशन से प्लांट की जो सेल है उसकी हाइट को बढ़ाता है। यहाँ पर जिब्रेलिन भी उसकी स्टेम इलोंगेशन करता है, बट ये एसिडिफिकेशन मेथड को यूज नहीं करता। ये केवल उसमें सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है। यानी कि एसिडिफिकेशन के बिना ऑक्सीजन क्या करता है, एसिडिफिकेशन करके सेल इलोंगेशन करता है। लेकिन जो जिब्रेलिन है ये बिना एसिडिफिकेशन स्टेम की हाइट को या फिर स्टेम प्लांट की सेल को इलोंगेट कर देता है। तो यहां पर ये करता क्या है, तो जिब्रेलिन डिपेंड अपॉन द ऑक्सिन इंड्यूस्ड सेल वॉल एसिडिफिकेशन। यानी कि बेसिकली जो जिब्रेलिन है ये ऑक्सिन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है भाई।
ठीक है, इनके अपने आप में ये दोनों मिलके काम करते हैं बेसिकली। ठीक है। जिबरेलिन नेवर प्रेजेंट इन द टिश्यू इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा जिबरेलिन भी काम नहीं करेगा, या तो होगा ही नहीं या फिर ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है। जिबरेलिन इंड्यूस द सेल इलोंगेशन इन्वोल्व द एंजाइम जाइलो ग्लूकन एंडो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज, XET बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो जिबरेलिन है ये एक एंजाइम को स्टिमुलेट करता है जिसका नाम होता है जाइलोग्लूकन एंडो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज, XET शॉर्ट में कह देते हैं। एंड द XET जब एक्टिवेट हो जाएगा, इट पेनिट्रेट द एक्सपेंशन इनटू द सेल वॉल। तो जो एक्सपेंशन है इसको एक्टिवेट करता है कौन? ऑक्जिन। ठीक है। लेकिन जब तक XET एक्टिवेट नहीं है ये एक्सपेंसिन को सेल वॉल के अंदर नहीं पेनिट्रेट कराएगा। ठीक है। देखो ऑक्जिन क्या करता है, सेल वॉल इलोंगेट करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए अनदर एंजाइम नोन एज एक्सपेंसिन। लेकिन जब तक XET नहीं है तो ये जो एक्सपेंसिन ऑक्जिन ने बनाया है ये सेल वॉल के डीप इनसाइड नहीं जाएगा। और जब तक ये सेल वॉल के अंदर नहीं जाएगा तब तक सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की बनी तो सेल वॉल, जो सेलुलोज के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो नहीं टूटेंगे, और जब तक वो बॉन्ड नहीं टूटेंगे सेल वॉल एक्सटेंड नहीं होगी, खिंचेगी नहीं, एक्सपेंड नहीं होगी। तो यानी कि जो जिबरेलिन है स्टिमुलेट द सेल इलोंगेशन डिपेंड अपॉन द बोथ XCT एंड एक्सपेंशन, यानी कि जो जिबरेलिन है वो ऑक्सिजन के साथ मिलकर सेल वॉल को एक्सपेंड करता है। जिबरेलिन अकेला बनाएगा XET, और XET क्या करेगा, एक्सपेंशन को सेल वॉल के अंदर पुश कर देगा। और जैसे ही सेल वॉल के अंदर जाएगा ये, अब सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज होते हैं वो इस एक्सपेंशन की मदद से टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब सेलुलोजिक बॉन्ड टूटेंगे सेल वॉल एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इस तरीके से स्टेम इलोंगेशन में, सेल इलोंगेशन में प्लांट की मदद करते हैं। तो जिबरेलिन इंड्यूस्ड अल्फा माइलेज इन द एम्ब्रो, मैंने कहा था सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है। तो यहां पर आप देखोगे इन द ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी इंड्यूस द सीड जर्मिनेशन। तो जिबरेलिन का मेन रोल क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, सीड डोरमेंसी को तोड़ना और सीड को जर्मिनेट कराना। तो स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व एज ए स्टार्च न्यूरिश द सीडलिंग भाई, यानी कि सीड के अंदर जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है। जिबरेलिन प्रोड्यूस्ड इन द बाय द एम्ब्रो, तो जैसे ही सीड को आप पानी में डालते हो वो जो एम्ब्रो है वो क्या बनाता है, वो जिबरेलिन को बनाता है। और जैसे ही जिबरेलिन बनता है वो जिबरेलिन रिलीज होता है कहाँ पर, एंडोस्पर्म में वाया स्कुटलम। तो देखो यहाँ पर देखोगे, अगर ये डायग्राम है मैं इसको थोड़ा एक बार जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्ल्यूम्यूल है, लिख रहा होगा प्ल्यूम्यूल लिखा हुआ इसमें यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे प्ल्यूम्यूल लिखा हुआ, नीचे रेडिकल, मतलब ये जो पोर्शन है ये एम्ब्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है। अब एम्ब्रो में जैसे आप इस सीड को पानी में डालते हो ना, तो जो यहाँ पर एम्ब्रो है ये एम्ब्रो क्या बनाएगा, जिब्रेलिन को बनाता है। अब ये जो जिब्रेलिन है ये यहाँ पर बनेगा और जो एंडोस्पर्म है वहां पर चला जाएगा वाया ए लेयर नोन एज स्कुटलम। तो यहाँ पर एक लेयर आप देख देख सकते हो, एक पीले रंग की एक लेयर बना रखी है, इस लेयर से होता हुआ जो जिब्रेलिन है ये एंडोस्पर्म में चला जाएगा। एंडोस्पर्म में जाने के बाद क्या करेगा ये, वहां पर जो, तो अगेन ये जिबरेलिन डिफ्यूज टू द एलुरोन लेयर एंड इंड्यूस्ड अल्फा माइलेज सिंथेसिस इन द एलुरोन सेल। तो जो यहाँ पर जो एलुरोन सेल्स होती हैं, ये वाली सेल यहाँ पर देखोगे आप, ये वाली जो एक पीले रंग की लेयर होती है, इनमें इनको बोलते हैं एलुरोन सेल्स या फिर लेयर। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, अल्फा माइलेज एंजाइम को बनाएगा। और जैसे अल्फा माइलेज यहाँ पर बनता है, ये अल्फा माइलेज क्या करेगा, सीक्रेट इनटू द एंडोस्पर्म। बनता कहां पर है, ये एलुरोन लेयर के अंदर बनता कौन, अल्फा माइलेज। यहां पर बनने के बाद ये सीक्रेट होगा कहां पर, एंडोस्पर्म में। और जब ये एंडोस्पर्म में आएगा, एंडोस्पर्म में क्या है, स्टार्च है, उस स्टार्च को ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। और जैसे ही ग्लूकोज बनेगा ये ग्लूकोज एम्ब्रो इसको अब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक वो स्टार्च की सीड में स्टार्च की फॉर्म में फूड इकट्ठा है, आपने करना क्या है, आपने उसको सोल्यूबलाइज कराना कराना है ताकि एम्ब्रो तक वो जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाए।
जब एम्ब्रो के पास लिक्विड फॉर्म में ग्लूकोज पहुंचेगा, एम्ब्रो उसको कंज्यूम करेगा, सेल डिवीजन होगी और रेडिकल एंड प्लूम्यूल बनेंगी, और जैसे रेडिकल प्लूम्यूल बनेगी वो सीड है वो आपका जर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है? इसके बाद इसमें इसका मैकेनिज्म एक्शन है, ये भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे भाई। ठीक है? ये यानी कि इसमें क्या बता रखा है कि किस तरीके से जो जिबरिल है जब वो बाइंड करता है सेल के ऊपर, और किस तरीके से वो न्यूक्लियस में जो हमारे जीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है? तो ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे। इसके आगे साइटोकाइनिन है, ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। इसमें केवल आपने इसके जो मेन फंक्शंस हैं केवल वही पढ़ने हैं, और थोड़ा बहुत इसमें एक एक मिनट इसमें थोड़ा, तो यहाँ पर इसमें डिस्कवरी में बताया भी था फर्स्ट स्लाइड में कि यहाँ पर राइस प्लांट था और यहाँ पर एक फंगस था जिब्रिला फ्यूजिकोराई, ये केमिकल रिलीज करता था, और इसकी वजह से क्या हुआ, इन राइस प्लांट में जो हाइट है वो बढ़ गई लेकिन जो सीड है वो नहीं बने, इसलिए इसको बोला गया इन्होंने फुल्ली सीडलिंग डिजीज। ठीक है? या फिर बकाने डिजीज भी बोल देते हैं। और बाद में ये जो फंगस है ये जिबरेलिन नाम का केमिकल रिलीज करता था। बाद में जापानी साइंटिस्ट ने 1930 में यहाँ पर इसकी जो दो अलग अलग फॉर्म है वो आइसोलेट की गई, और बाद में इनको बोला जिबरेलिन ए एंड बी। ठीक है? उसके बाद ये 1950, ये हिस्ट्री है थोड़ी सी आपकी बुक में लिखी हुई होगी, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है? बाद में यानी कि 1930 से लेकर 1950 आ गया भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था 1930 के बाद जो वर्ल्ड वार सेकंड है वो स्टार्ट हो गया था, और 1945-46 में वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ। उसके बाद फिर जो यूएस है उस उन्होंने इस प्लांट के ऊपर, इस फंगस के ऊपर काम किया, और बाद में बताया कि इट इज ए जिबरेलिक एसिड। ठीक है? और इसकी सबसे पहले टोक्यो यूनिवर्सिटी में इसकी तीन अलग अलग जो फॉर्म है वो आइसोलेट की गई थी, डिस्कवर की गई थी, जिबरेलिन A1 A2 एंड A3 पे। ठीक है? और ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला अपने एग्जाम में याद नहीं करना है। ठीक है? ये इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं। ये एंट क्योरिन है जिससे ये बनता है। ठीक है? तो बायोसिंथेसिस में मैंने बताया था तीन सेल ऑर्गेनेल का नाम आपने याद रखना है, प्लास्टिड, ईआर एंड साइटोसोल। ठीक है? तो सबसे पहले आप बताओगे कि इसका जो प्रीकर्सर है वो होता है हमारा जिरनाइल जिरनाइल पायरोफॉस्फेट, लाइक इसमें दिस वन। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताओगे, जिरनाइल जिरनाइल डाइफॉस्फेट कह लो पायरोफॉस्फेट कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है ना? जीजीपीपी। ये कन्वर्ट होता है किसमें, एंटक्यूरिन में वाया दिस एंजाइम। और ये रिएक्शंस कहाँ हो रही है, ये प्लास्टिड के अंदर हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे जीजीपीपी है, और ये कन्वर्ट होता है एंटक्यूरिन के अंदर डायरेक्टली। ठीक है? सेकंड स्टेप में मैंने बताया आपको कि जो एंटक्यूरिन है ये ईआर के अंदर रिएक्शंस होती है, और ये कन्वर्ट होता है Ga12 में एंड Ga53 में। ठीक है? यहाँ पर ये एंजाइम वगैरह का नाम है। ठीक है? तो ये आप कर लेना बाद में। ठीक है? उसके बाद फिर जी ए जो थर्ड जी ए ये आपका Ga12 एंड Ga53 है, ये एंटर करते हैं साइटोसोल में, जो कि इसकी थर्ड रिएक्शन होती है, थर्ड ऑर्गेनेल साइट है। यहाँ पर आने बाद ये क्या होगा, ये दोनों जो जिब्रिल है Ga12 एंड 53, ये लगातार ऑक्सीडेज Ga20 ऑक्सीडेज एंड Ga3 ऑक्सीडेज, इनकी मदद से Ga4 में एंड Ga1 के अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है इसकी। ठीक है? और ये इसका कंप्लीट पाथवे है भाई। तो यहाँ पर स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, और ये स्टेज 3 है इसकी। आपकी बुक में भी लिखा होगा, आपने स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, केवल नाम नहीं याद करने। तो ये अलग अलग एंजाइम है, लाइक Ga20 ऑक्सीडेज मैंने बताया आपको, Ga3 ऑक्सीडेज मैंने बताया आपको। ठीक है? ये थोड़े बहुत एंजाइम के नाम है जो इसमें काम आते हैं। अच्छा, एक आपसे ये पूछ लेता है कि जो जिबरेलिन है ये प्लांट में कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है? तो मेनली जो बायोसिंथेसिस होती है इसकी, वो इसके प्लांट के जो भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, एपिकल जो पार्ट्स होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ जिबरेलिन फाउंड इन द इमेच्योर सीड्स। तो जो सीड्स मैंने बता दिया, वहां पर सबसे ज्यादा आपको जो जिबरेलिन है वो देखने को मिलेगा। और साथ में जो डेवलपिंग फ्रूट्स होते हैं वहां पर भी, क्योंकि जो फ्रूट, डेवलपिंग फ्रूट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि वहां पर सीड बन रहे हैं। डेवलपिंग फ्रूट मतलब जिसके अंदर बीज कच्चे हों। समझ गए ना? फ्रूट डेवलप हो रहा है मतलब उसके अंदर जो बीज हैं वो कच्चे हैं। तो जो वहां पर क्या है, लगातार जो जिबरेलिन है वो बन रहा है। ठीक है?
इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि हम आइसोलेट कर सकते हैं जिबरेलिन को इसकी एक्टिव फॉर्म में कहाँ कहाँ से, यंग एक्टिवली ग्रोइंग बड से, लीफ से, या फिर इंटरनोड से। ठीक है, तो ये हो जाएंगी इसकी मेन साइट जहां जहां से आप जिबरेलिन को आइसोलेट कर सकते हो। उसके बाद एक्टिव फॉर्म अगर पूछता है तो आपने ये तीन नाम बताने हैं, 1, 3 एंड 4 आर द बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव पूछता है तो आप बता दोगे जी ये 12 है, 53 है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म है हमारी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अगेन याद नहीं करने हैं। और उसके बाद है इसमें इसकी ट्रांसपोर्ट अगर पूछता है आपसे तो ट्रांसपोर्ट में आप बताओगे कि जिबरेलिन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जिबरेलिन ट्रांसपोर्ट होता है इन द सूट एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट टू द वाया फिलोएम भी। ठीक है, यानी जिबरेलिन आर द सिंथेसाइज इन द सूट एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट वाया द फिलोएम। तो फिलोएम से मेनली ये ट्रांसपोर्ट होता है। जिबरेलिन आल्सो कैन बी आइडेंटिफाइड द रूट एक्सुड्यूट्स एंड रूट एक्सट्रैक्ट, suggesting that the root can also be synthesized gibberellins and transport them टू द सूट वाई जाइलम। तो अगेन बोथ जाइलम एंड फिलोएम से जो जिबरेलिन है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अगर वो स्टेम में बन रहा है तो फिलोएम से ट्रांसपोर्ट होगा, अगर वो रूट में बन रहा है तो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मैंने बता दी, सेल डिवीजन करता है, फ्लावर इनिशिएशन करता है, फ्रूट को सेट करता है, एंड सीड को जर्मेट करता है। ठीक है, और इसमें देखिए, देखो अब ये हमारी क्या है, मैंने आपको बताया था ये हमारी पत्ता गोभी है। और जब हम जिबरेलिन की इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो यहाँ पर ये इसका ट्री बन जाता है, जो सिंपल। तो एक कैबेज प्लांट है, एक लॉन्ग डे प्लांट है, जो कि रोसेट फॉर्म में रहता है इन शॉर्ट डेज, बट इट कैन बी इंड्यूस्ड टू बोल्ट एंड फ्लावर बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन। तो अगेन इसको हम इंड्यूस कर सकते हैं अगर इसके ऊपर हम जिबरेलिन की स्प्रे करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस द फ्लावर इनिशिएशंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो कुछ प्लांट के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक डाइको, कुछ प्लांट है लाइक कुकुम्बर है, हेम्प है, स्पिनिच है, जिबरेलिन यहाँ पर प्रमोट करता है स्टिमुलेट फ्लावर एंड इनहिबिट द जिबरेलिन बायोसिंथेसिस, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ पिस्टिलेट फ्लावर। यानी कि मेल फ्लावर को ये क्या करेगा, मेलनेस मैंने बताया था, मेल फ्लावर को बढ़ाएगा उस इन प्लांट के अंदर, और जो फीमेल प्लांट है उनको रोकेगा ये। ठीक है, तो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन में भी जो ये है हेल्प करता है भाई। तो ये थोड़ा बहुत इसमें आप पढ़ लेना। जिबरेलिन कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द लॉन्ग डेज और कोल्ड रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लावरिंग इन द मैनी प्लांट, स्पेशली रोसेट स्पीसीज में। तो जो गठे हुए प्लांट होते हैं उनके अंदर मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन का भी ये काम करता है। प्रमोट द फ्रूट सेट, तो यहाँ पर एप्लीकेशन जिबरेलिन कैन बी कोज फ्रूट सेट भाई। फ्रूट सेट का मतलब होता है इनिशिएशन ऑफ फ्रूट ग्रोथ फॉलोइंग द पोलिनेशन, पोलिनेशन के जस्ट बाद फ्रूट का बनना। पोलिनेशन हो गया और फिर फ्रूट बनने लग जाते हैं। पोलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स आ गया, स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वो जो ओवरी है फ्रूट में बनना स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर जो जिबरेलिन है अगर आप उसकी स्प्रे करते हो पोलिनेटेड फ्लावर के ऊपर तो वो जल्दी फ्रूट बनना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलेशन ऑफ फ्रूट सेट बाय द जिबरेलिन हैज बीन आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द एप्पल। तो एप्पल के अंदर ये ज्यादातर जो एप्पल ग्रोइंग फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही पोलिनेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, पोलिनेशन भी वो आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराते हैं, उसके जस्ट बाद वो इसकी एप्पल के ऊपर फिर जिबरेलिन की स्प्रे कर देते हैं ताकि जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर। सीड जर्मिनेशन मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फा माइलेज का रोल था। ठीक है, कंप्लीटली जैसे कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ये हमारा सीड, ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जिबरेलिन बन रहा है, जिबरेलिन बनेगा, जिबरेलिन स्कूटलम से, ये स्कूटलम लेयर हमारी, स्कूटलम से कहाँ आ जाएगा, एलोरोन लेयर के अंदर। तो ये वाली लेयर कौन सी हमारी, एलोरोन लेयर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एलोरोन लेयर में आएगा। यहाँ पर जिबरेलिन क्या बनाएगा, अल्फा माइलेज को बनाएगा। ठीक है, अल्फा माइलेज को बनाएगा, अल्फा माइलेज, ये अल्फा माइलेज बना, अल्फा माइलेज यहाँ पर बनने के बाद कहाँ चला जाएगा, एंडोसोम में चला जाएगा। और वहां पर जो अल्फा माइलेज है वो क्या करेगा, एंडोसोम को सोल्यूबल कर देगा, यानी कि एंडोसोम में जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें, ग्लूकोज में। और जैसे ही ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज एम्ब्रो वापस अब्जॉर्ब कर लेगा, और उस ग्लूकोज की मदद से एम्ब्रो के ऊपर फिर जो लीफ हैं और रूट हैं वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है।
उसके बाद लाइक मैंने बता दिया आपको ग्रेप्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे इनके ऊपर जिबरेलिन की स्प्रे है, यहाँ पर स्प्रे नहीं है। ठीक है। तो फ्रूट की जो ग्रेप्स की जो स्टॉक होती है उसको भी बड़ा कर देता है। ठीक है। देखो यहाँ पे है इंक्रीज द स्टॉक लेंथ इन द सीडलेस ग्रेप्स। तो ये जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं उनके अंदर जो स्टॉक होती है उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। और जैसी लेंथ बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है वो जो ग्रेप्स हैं उनमें एरिएशन अच्छा होगा और वो खराब नहीं होंगे। और इंक्रीजिंग द शुगर केन यील्ड, गन्ने की जो यील्ड है उसको बढ़ा दे, क्योंकि करता क्या है, जो नोड इंटरनोड की जो हाइट होती है ये उसको बढ़ाता है जिबरेलिन। तो अगर गन्ने में जितनी ज्यादा गांठें होंगी उतना ज्यादा रस इकट्ठा होगा, और जितना ज्यादा रस इकट्ठा होगा वो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो शुगर केन स्टोर द कार्बोहाइड्रेट एज सुक्रोज इंस्टेड ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पर जो शुगर केन होता है वो शुगर को इकट्ठा करता है अपनी बॉडी के अंदर। सुक्रोज इज स्टार्च इन द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द internode parenchyma cell. Spraying crop with the gibberellin can increase the yield of the raw cane भी। तो जो गन्ने होते हैं उनके अंदर जो शुगर केन सुक्रोज की जो accumulations है स्टोर ये बढ़ा देता है, दस इंक्रीज द रिजल्ट इन द स्टिमुलेशन ऑफ इंटरनोड इलोंगेशन। तो अल्टीमेटली इंटरनोड इलोंगेशन बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा इंटरनोड इलोंगेशन होगी उतना ज्यादा ये प्लांट अपनी बॉडी के अंदर सुक्रोज को इकट्ठा कर सकता है। तो हमें क्या चाहिए, गन्ने में जितना ज्यादा मिठास होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। ठीक है।